कसूर डांस पार्टी वाक़े पर आपने कंटेम्प्ट फाइल की डीपीओ कसूर के ऊपर। वो वाक़या क्या था? अंडर कस्टडी मुल्ज़मान की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चलती है, आपने उसके खिलाफ एक रिट फाइल की। क्या ये फेम लेने का तरीका है? जिन लोगों को आप मासूम कहते हैं, इस्लामी माशरे में इस तरह की कोई रवायात पाई जाती हैं? लॉयर्स मूवमेंट के बाद वो कला का एक पूरे का पूरा शोबा वो कला गर्दी की नज़र हो गया। क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ या गलत? ओहदेदारान करोड़ों रुपए फीसें वसूल करते हैं, आप क्या समझते हैं इनको कैसे रोका जाए? यंग वकला फील्ड की चॉइस करने में बहुत परेशान होते हैं। फील्ड की चॉइस कैसे की जाए? सीनियर वकला यंग वकला का इस्तेहसाल करते नजर आते हैं। क्या ऐसे इकदाम हों कि सीनियर वकला से यंग वकला बचते जाएं? यंग वकला कचहरी में आते ही बेरोजगारी का शिकार नजर आते हैं। क्या ऐसे इकदाम उठाएं कि वो उनके जो शुरू के डेज हैं वो अच्छे गुजरें? ये तमाम बातें जेब भरी से हो सकती हैं, जेब खाली सी ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत, प्रोग्राम अदलनामा के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मियां अली तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल और जजमेंट्स लोगों को बताते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज के बेटे होने के नाते क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए? मियाँ साहब, काश के मैं एंजॉय कर सकता फॉर सेवरल रीजंस। पहली बात ये कि आई वॉज नॉट नेवर सपोज टू बी अ लॉयर। मैं हादसाती तौर पे अपने वालिद साहब की ख्वाहिश का वकील बना, और मेरी बदकिस्मती ये कि जब उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उनका नाम, उनका पूरा करियर एंजॉय करने का टाइम मैं प्रोफेशनली अगर उससे कोई फ़ायदा ले सकता था तो वो उनकी वफ़ात हो गई। मुझे वो नहीं मिला मौका कि मैं वो एंजॉय कर सकूं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे इस प्रोफेशन में थ्रू एंड थ्रू मेरे साथ चलती रही है, वो जो उन्होंने इज्जत कमाई, जो उन्होंने नेकनामी कमाई, जो उनकी ईमानदारी, जो उनका प्रोफेशनलिज्म, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बीइंग अ सेशन जज हुआ करता था, उससे मुझे वकला से बहुत इज्जत मिली। और अभी भी मैं किसी अदालत में जाऊं तो अगर किसी जज साहब को पता चल जाए मैं उनका बेटा हूं तो मुझे इज्जत देते हैं। मेरे लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वही हैं कि जो मैं उनके किसी अदालत में जाऊं तो उन्हें पता चले कि मियाँ साहब का बेटा है, और जो थोड़ा बहुत मैं बोल भी लेता हूँ, पता नहीं अच्छा बोलता हूँ या बुरा बोलता हूँ, लेकिन जितना भी बोलता हूँ तो वो जो है वो यही मेरे लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी। अदरवाइज तो कभी ना कभी उन्होंने अपनी झंडे वाली गाड़ी में हमें बैठने दिया, क्योंकि वो कहा करते थे ये अलाउड नहीं है, ये उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एज सच पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मैंने तो नहीं एंजॉय की। जस्टिस मियां मोहम्मद जहांगीर के बेटे होते हुए नेपोटिज्म से नुकसान हुआ कि फायदा? अच्छा, इसका ना जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मियाँ साहब, एक शेर का बच्चा शेर ही होता है, ठीक है ना। और बाप एक ऐसी क्रीचर अल्लाह ताला ने बनाई है जो हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी आर्ग्यूमेंट लॉयर्स के अंदर भी चलता है, जी वो जज का बेटा है और ये वो सारा कुछ, लेकिन कोई ये चीज रियलाइज नहीं करता कि वो किसी का बेटा है और वो उसका बाप है, और उसने हर वो कोशिश करनी है इन टर्म्स ऑफ कि जी उसकी तरबियत अच्छी करे, उसकी 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 काबिलियत के ऊपर मेहनत करे, उसको कानून के बारे में समझाइए, जो भी फील्ड हो, तो वो मेहनत करता है, जिसको नेपोटिज्म कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा, फर्ज करें कि अगर मैं किसी जज का बेटा हूं और मुझे अगर कोई किसी केस में फायदा मिल जाएगा इस वजह से कि ये जज साहब का बेटा है, तो एक केस में मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैंने अदालत में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, अपने क्लाइंट की असल ट्रू ऑनेस्ट प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं की, तो ये रिटेन क्लाइंट को करना बहुत मुश्किल है, इतनी ये लीथल हमारी फील्ड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुझे तो मौका भी नहीं मिला उनके नाम को एंजॉय करने का। जजमेंट को रिपोर्टेड जजमेंट क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्टेड जजमेंट, पहले ये समझ लेते हैं कि आम जजमेंट और रिपोर्टेड जजमेंट में फर्क क्या होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर परसुएसिव वैल्यू की बात की जाए कि किसी जजमेंट में जो उसकी परसुएसिव वैल्यू वो एक जैसी है, लेकिन जो रिपोर्टेड जजमेंट होती है इसके अंदर खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, और इनको एक किताबी शक्ल देने के लिए जो है ना उसको रिपोर्ट किया जाता है, ताकि ये फैसले महफूज रहें और आने वाले मुकदमों के अंदर जो सिमिलर प्रोपोजिशंस हो उसके अंदर एक नंबर देके उसको रेफर किया जा सके। और वैसे भी आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी क्लियर है कि एवरी जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और द अपेक्स कोर्ट्स इज बाइंडिंग अपॉन
एवरी अदर कोर्ट जो उनसे सीनियरिटी में कम है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाता है। सो इस वजह से आप कह लें कि हालांकि मैं आपको बताऊं बहुत दफा हम लोगों ने नॉन रिपोर्टेड जजमेंट से भी अपने केसेस के अंदर रिलीफ लिया। सो बेसिकली ये जो प्रोग्रेटिव होता है उस कोर्ट का होता है कि वो अगर वो समझती है कि उसने अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया हुआ तो उसको अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग कर देते हैं। यंग वकला फील्ड की चॉइस करने में बहुत परेशान होते हैं, फील्ड की चॉइस कैसे की जाए? अगेन मियां साहब ये बहुत सब्जेक्टिव कॉल है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं। आपका टेम्परामेंट, आपके लॉ को समझने की ग्रास्प क्या है, फिर आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी तमाम यंग लॉयर्स को ये एडवाइस करता हूं कि अपने लॉ स्कूल के पीरियड के अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन करें, आप डिफरेंट लॉ फर्म्स को ज्वाइन करें और फ्लेवर लें लॉ का, और अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका इल्म किस किस्म की फील्ड के साथ सीपन करने लगा हुआ है। तो फिर आप जो है ना वो चूज कर सकते हैं। अगर एक बहुत धीमे मजाज के आदमी को आप फौजदारी चैम्बर में भेज देंगे तो वो एलियन ही उधर फील करेगा, और बहुत तेज मजाज के आदमी को आप किसी दीवानी चैम्बर में भेज देंगे तो वो उधर बहुत एलियन फील करेगा। सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल। फर्स्ट रिलीफ आफ्टर रजिस्ट्रेशन FIR क्या है? ये सब इट डिपेंड्स कि अमूमन हमारे यहाँ जो नॉर्मल प्रैक्टिस है क्रिमिनल लॉ की वो तो यही है कि आप बेल अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेल अप्लाई करने के लिए आपको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो जाती है। सो द मेन थिंग इज यू अप्रोच द कोर्ट फॉर प्री अरेस्ट बेल, और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं। अंडर कस्टडी मुल्ज़मान की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चलती है, आपने उसके खिलाफ एक रिट फाइल की, क्या ये फेम लेने का तरीका है? मियां साहब बिल्कुल भी नहीं, और उसकी सबसे बड़ी, मैं आपको ना 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देता हूं कि आपने मेरा कभी उस रिट पिटीशन से रिलेटेड कभी किसी मीडिया पे इंटरव्यू भी नहीं देखा होगा। तो जो इस किस्म के काम करते हैं उनके इंटरव्यूज आते हैं, पहली बात। दूसरी ये बात, मैं शुरू से ही इस बात का बहुत बड़ा दाई हूं कि आइन के कुछ आर्टिकल हैं और मेरी जो प्रैक्टिस का एरिया वो क्रिमिनल लॉ है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ उन आर्टिकल्स को बिलखसूस मुल्जमान की हद तक कभी ना इन्फोर्स किया जाता है, ना कभी उनको फॉलो किया जाता है, और उसकी ग्रेव वायलेशन होती है, जिसमें आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 13 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल 14। मुझे एक बात बताए ना, कुरान भी ये आपको कहता है, आपका मजहब भी आपको ये कहता है, पाकिस्तान का कॉमन लॉ भी आपको ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है, एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मेरे पास है। एक बंदे को आप टीवी पे ला के उसकी पूरी की पूरी वीडियोस चला दें और उसके बाद उसका एक मीडिया ट्रायल कर दें आप, अल्टीमेटली अगर वो बंदा अदालत से बरी हो जाए तो जो मीडिया ट्रायल हुआ उसका, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रेपरकशंस को तो वो फैमिली, वो बंदा जो उसमें मुल्ज़म था और उसकी औलाद, उसके बच्चे, वो सब फेस करते हैं। दैट इज द थिंग जिसने मुझे ट्रिगर किया कि इस पिटीशन को फाइल करना चाहिए, और उसको फाइल करने के बाद उस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए, जो कि हमारी पिटीशन अभी ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस मैंडेमस के फेज के अंदर है, जो कि कंक्लूजन की तरफ जा रही है। तो इसमें हरगिज भी मैंने कोई फेम लेने के लिए या किसी किस्म की कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं मैंने ये पिटीशन फाइल की थी। कसूर डांस पार्टी वाकये पर आपने कंटेम्प्ट फाइल की DPO कसूर के ऊपर, वो वाकया क्या था? अच्छा, वाकया तो ऑलरेडी मीडिया पे काफी वो लार्जली रिपोर्ट हो चुका है, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल निटी-ग्रिटी ऑफ इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरा जो शुरू से मेरी पिटीशन, ये विशाल अहमद शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हमने वो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो जिसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ डांस पार्टी, दैट वाज अलेज्ड एज अ बर्थडे पार्टी। और बर्थडे पार्टी में खुद बच्चों वाला, बच्चे जाते हैं आपकी बर्थडे पार्टीज के अंदर, और ये जो उन लोगों के साथ उन्होंने किया और जिस मेजरेबल तरीके से उन बच्चों के या उन विक्टिम्स के, आई वुड कैटेगराइज देम एट विक्टिम्स, उनकी शक्लें ऊपर करा के। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी लास्ट हियरिंग के ऊपर हमारी वर्दी CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई उसके अंदर, जिसमें DIG स्पेशल ब्रांच वगैरह को उसका हेड बनाया। एक जबरदस्त फैक्ट वहां पर डिस्क्लोज हुआ, इसमें जो मुल्ज़म उन्होंने कैटेगराइज किए वो सब इंस्पेक्टर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, इंस्पेक्टर था। आपने उस वीडियो को अगर गौर से देखा तो आपको एक आवाज सुनाई देगी कि अपनी शक्लें ऊपर करो, ये तो अभी बाहर के लोगों ने भी तुम लोगों की वीडियोस देखनी है। और वो जो लाइट पकड़ के टॉर्च मार के उनकी शक्लों के ऊपर टॉर्च मार रहा था, दैट वाज दैट कल्प्रिट इंस्पेक्टर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय दैट हाई पावर्ड कमेटी। सो मेरा वही बात, जो आर्गुमेंट आपके सामने रखा है कि ये जुल्म है, ज्यादती है,
और उसके अंदर उनकी डिग्निटी को जो है ना उन्हें मलहूज़े खातर नहीं रखा, जिसकी वजह से आई फेल्ट इट नेसेसरी कि इसके अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन होनी चाहिए। तो डीपीओ साहब ने, जो ईसा सकेरा साहब हैं, उन्होंने अपनी बाकायदा रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने बताया कि ये जितने भी कल्प्रेट से और डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल से उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए। इंटरेस्टिंगली ये आपको कभी पहले नहीं मिलेगा। दैट इज सब दिस विशाल अहमद शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ सब तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर जो इन्वॉल्व थे उनको डिसमिस किया गया, उन पे एफआईआर दर्ज की गई। दे आर बिहाइंड द बार्स एंड द क्रेडिट गोज टू द पंजाब गवर्नमेंट एज वेल कि जिस तरीके से उन्होंने ये इस इशू को टेकअप किया, क्योंकि ये इशू ही इस किस्म का था कि उन मासूम लोगों को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया टीवी के सामने, दैट वाज टोटली रॉन्ग। क्या जिन लोगों का मासूम कह रहे हैं इस्लामी माशरे में इस तरह का फ्रेम आता है? ये सब आप एक बात चीज को ये ध्यान में रखें कि वहां पे अगर कुछ हुआ होता या कोई ऐसी कार्रवाई होती तो सेम डे मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज ना करता। हमारे पास किसी भी नौयत को, किसी भी वकूए को, किसी भी सिचुएशन को मापने का जो तरीका एक मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर है वो थ्रू अदालती निज़ाम है। सो उस अदालती निज़ाम के अंदर उस मैजिस्ट्रेट साहब ने उन तमाम लोगों को डिस्चार्ज किया और सरप्राइजिंगली पुलिस ने तो उनका रिमांड ही नहीं मांगा। दे डिड नॉट वांटेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने कहा जुडिशल कर दें। और अगर वहां से वो तमाम चीजें मिली होती जिसको एफआईआर में अलेज किया गया, तो फिर वो लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती और पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन मांगती। सो इस्लामी मुआशरे के अंदर देखें, जज साहब ने भी इस केस के अंदर कहा कि इस पिटीशन को टेकअप करने का हरगिज मकसद नहीं है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है, उसको वैलिडेट किया जाए। मेरा तो सवाल ये है, यानी उन्होंने अगर कुछ किया है गलत, अलेजेडली अगर गलत किया है, तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको मीडिया के सामने क्यों एक्सपोज किया कि अगर फर्ज करें उन बच्चों में से किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार क्यों फेस करें। और अल्टीमेटली जिस तरह इस केस में मैंने आपको बताया वो डिस्चार्ज हुए। अब वो जो आपने मीडिया ट्रायल उसका किया, उसके क्या आपने कॉम्पनसेट किया उन लोगों को? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जजमेंट रिपोर्ट हो जाए और फिर सेटिस्फाइड हो जाए, कैसा फील करते हैं? अच्छा, एक सेंस में अच्छा भी, क्योंकि आपको मजीद सीखने को मिलता है। और आई नो आप जिस तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये प्रोपोजिशन थी 526 528 के ऊपर, और ये 3 मेंबर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिन्होंने कहा था कि सेशन जजेस के पास केसेस को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो ऑनरेबल हर लेडीशिप मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 5 मेंबर बेंच बनाकर उस जजमेंट को सेटिस्फाइड किया और बहुत सारी नई चीजें, वो जजमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से आर्टिकुलेट करके लिखी है, बहुत सारी नई चीजें उस जजमेंट से मुझे सीखने को मिली और आई स्टैंड करेक्टेड इन टर्म्स ऑफ अब आगे वो हाई सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएगी या अगर जाए तो उधर से कोई वर्डिक्ट आ जाए तो हम तो बतौर तालिब इल्म के हर दूसरे दिन सीखते हैं। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको सब पता है, वहीं से आपकी ऑब्सोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, यू बिकम रिडंडेंट। सो उस जजमेंट से मैंने बहुत जबरदस्त जो इश्यूज टेकअप किए हर लेडीशिप मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, वो इश्यूज हमारी वाली जजमेंट में मौजूद नहीं थे। सो दैट वाज समथिंग टू लर्न। और लेकिन बुरा भी फील हुआ, लेकिन वो आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। हाथ में घड़ी, अंगूठे में रिंग्स, खुद नुमाई का बहुत शौक है, महंगे शौक पूरे कैसे करते हैं? बिल्कुल भी महंगे शौक नहीं है। और देखें, जब आप अदालत में जाते हैं तो आपने प्रोफेशनल अटायर में जाना है, और कभी भी मुझे आप अदालत के अंदर ये रिंग पहना हुआ नहीं देखेंगे। घड़ी तो सारे पहनते हैं और ये पहननी भी चाहिए। तो बिल्कुल भी महंगे शौक नहीं, मैं बहुत सादा और सिंपल आदमी हूँ। पैसा तो इसके ऊपर काफी खर्च होता है, इनहेरिटेंट में मिला या खुद कमाया? अच्छा, इनहेरिटेंस की बात करें ना, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपकी ऑडियंस के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज भी हो। इनहेरिटेंस में मैंने अपने वालिद साहब का, हम 5 लोग, 3 भाई और 2 बहनें, मैंने अपने वालिद साहब के इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कल्टस गाड़ी और उनके अकाउंट में 3,54,000 रुपए थे बैक इन 2008। इसके अलावा मैंने कोई इनहेरिट नहीं किया। उसके बाद जितना भी पैसा बनाया, कमाया, वो अपनी मेहनत और अपनी वकालत के बलबूते पे बनाया। ज्यादा से ज्यादा फीस कितनी वसूल की? महंगे वकील लगते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत आम सा सादा सा वकील हूँ और आई कैटेगराइज इट कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग वकील हूँ।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रोफेशन में चल के आना पड़ता है। और ऑनेस्टली मियाँ साहब, मैं अभी तक रींग रींग के सरवाइव कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा होना था, जिसने मुझे गाइड करना था, जिसने मुझे एलिवेट करना था, जिसने मुझे सपोर्ट करना था, वो मेरे पास सपोर्ट नहीं रही। सो इस वजह से अल्लाह ताला ने जो भी ज़रूरियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा मेरे पास और कोई कारोबार नहीं और कोई काम, सिर्फ वकालत है। 2008 में पीपीपी को वोट दिया। आज भी बिलावल की क़यादत पर यकीन रखते हैं या नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो बात नहीं है। आई हैड अ ग्रेट एडमिरेशन फॉर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन जैसा कोई नहीं बोल सकता इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल स्टेचर उनका था। सो इस वजह से मैंने बिल्कुल, मेरा उनके लिए बहुत सपोर्ट रही है, और वो एडमायर, मेरे लिए तो एक सेंस ऑफ एडमिरेशन थी उनके लिए। तो अभी की बात करें तो जब जो हालात हैं इसके अंदर, एक वकील का बेहतर यही होता है कि वो नॉन पार्टिसन रहे, क्योंकि आपने डिफरेंट पार्टीज को जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस वजह से आई एम टोटली नॉन पार्टिसन। सड़कों पर एहतजाज करते वकला की मुखालफत करते हैं या हिमायत? इट डिपेंड्स। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं लॉयर्स मूवमेंट में बहुत आगे था, और आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त मेरे वालिद साहब भी हयात थे, और उसमें जितनी मारें हमने खाई इस्लामाबाद के लिए, लॉन्ग मार्च एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर तो कहीं पे सोसाइटी में अनजस्टिस हो रहा है, हमारे लॉयर्स के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती है, तो आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन बिला वजह का एहतजाज एक वकील को सूट नहीं करता जब तक कि कोई जस्ट कॉज ना हो। लॉयर्स मूवमेंट के बाद वकला का एक पूरे का पूरा शोबा वकला गर्दी की नज़र हो गया। क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ या गलत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि एक जो हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन किसी भी मकसद के आउटकम्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो उस वक्त स्ट्रगल की, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं, और उससे जिन लोगों ने फायदा उठाया, अगेन मियां साहब, ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी कॉज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं या सोसाइटी एट लार्ज, या रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। तो ये डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी निकली उस लॉयर्स मूवमेंट से, और बहुत सारी चीजें गलत भी हुई। वकालत का आगाज वालिद साहब के साथ ही कर दिया। वकालत के आगाज से मुश्किलात तो काफ़ी देखी होंगी। नहीं, मैंने आगाज उनके साथ नहीं किया। उस वक्त वो जज थे, तो मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का तालिब इल्म था, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बुरहान मौज़म मलिक साहब के पास भेजा था, और मैंने वहाँ पे उनके साथ जो है ना काम किया। फिर लॉ कॉलेज के 3 साल उनके साथ काम किया। जब मैं लॉ कॉलेज से पास आउट हुआ, तो फिर मैंने अपने वालिद साहब के साथ, मुझे सिर्फ 6 से 7 महीने मिले ट्रेनिंग करने के, और उन्होंने फिर मुझे आगे सारा ट्रेन किया, और उसके बाद मैं किसी की शागिर्दी में नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ बना बजाते खुद कि उनके 6 महीने मेरे लिए काफ़ी थे, जितना टाइम मुझे उनके साथ मिल सकता था उसमें बहुत रगड़ा उन्होंने। केस प्रेजेंटेशन और केस की तैयारी में यंग वकला क्या चीज़ें करें कि उन्हें अच्छा केस रिप्रेजेंट करने का मौका मिले? मैं ना आपको मियाँ साहब इस सवाल के जवाब के बारे में, चूंकि मेरा एरिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ का या क्रिमिनल लॉ का है, तो वो एजाज बटालवी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त फेमस मकूला जो अक्सर मैं भी कोट करता हूँ, कंट्रोल द फैक्ट्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो आपको अपने मुकदमे के फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता हो, उसकी प्रॉपर इनपुट आपके पास होनी चाहिए। सिंस फौजदारी लॉ में FIR बहुत मैटर करती है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो अपने जो केस को आपने ड्राफ्ट करना है, वो अपने फैक्ट्स के ऊपर पूरा अबूर हासिल करने के बाद आपने उस केस को अदालत में दायर करना। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर मैं भी कहता हूं कि अगर मुकदमा जो आपने अदालत में दायर किया, चाहे वो अपील है, निगरानी है, रिट है, बेल है, अगर तो आपने खुद लिखी हुई है ना, तो उसके फैक्ट्स, उसमें कानून, उसकी कहानी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। सो ये जो आप टेम्पलेट्स बना के छपे छपाए केसेस फाइल करते थे, नेवर डू दैट। अपनी ड्राफ्टिंग के ऊपर आपने काम करना है, अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक केस आर्ग्यू किया, दैट वाज विद रेफरेंस टू सेक्शन 406। हमने एक इतनी मोटी बुकलेट जज साहब को प्रोवाइड की। उस बुकलेट के अंदर हमारे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑलरेडी तफ्तीश के अंदर मौजूद थे। सीनियर वकला यंग वकला का इस्तेहसाल करते नजर आते हैं। क्या ऐसे इकदाम हों कि सीनियर वकला से यंग वकला बचते जाएं? अच्छा, इस्तेहसाल, आई डोंट नो आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, लेकिन मेरा अपना ये जाती मानना ये है
कि जब आपके पास जूनियर्स काम कर रहे होते हैं तो उनको इल्म के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये खुदाई पेशा है और इसके अंदर खुदाई नहीं, फकीरी पेशा है, ये फकीरी पेशा है। तो इसके अंदर आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको फिक्स इनकम आनी है। और वो फॉलियस नरेमान थे इंडिया से, वो कहा करते थे कि बिल्ड योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करें, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को। जहां आप फिक्स इनकम के ऊपर लग गए तो यू बिकम मोनोटोनस, इनोवेशन आपके काम में नहीं आती। सो इस वजह से यंग लॉयर्स को चाहिए कि दिन रात मेहनत करें और अपने सीनियर की जरूरत बनने की कोशिश करें। और सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन टर्म्स ऑफ सिखाना और फाइनेंशियली उसको रेसिप्रोकेट करे जूनियर्स के साथ। यंग वकला कचहरी में आते ही बेरोजगारी का शिकार नजर आते हैं, क्या ऐसे इकदाम उठाएं कि वो उनके जो शुरू के डेज हैं वो अच्छे गुजरे? मेहनत का नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि देखें, प्यूपल मास्टर और प्यूपल का जो ताल्लुक है ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है कि सिखाने वाला सिखाई जा रहा है और आपका प्यूपल सीख नहीं रहा। सो उस वजह से आपने अपने प्यूपल मास्टर की जरूरत बनना है। उसके लिए अगर वो कोई केस की रिसर्च है, कोई केस लॉ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो इफेक्टिवली आपको करनी चाहिए। उसके बाद आपको अदालतों में जाके बैठना चाहिए, क्योंकि जितना मल्टीफेरियस काम अदालतों में होता है वो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न कि टॉप ऑफ द नॉच लॉयर्स वहां पे मौजूद हैं, जजेस वहां पे मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर वहां पे मौजूद है, बहुत सारी डिफरेंट प्रोपोजिशन डिस्कस हो रही है, तो वहां से आप बहुत सीखने को आपको मिलता है। सो बजाय इसके कि आप चेंबर्स में बैठे, अदालतों में जाके सीखें इस चीज को। ओहदेदारान करोड़ों रुपए फीसें वसूल करते हैं, आप क्या समझते हैं इनको कैसे रोका जाए? आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए बात सुने, आई डोंट नो कि आपने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि ओहदेदारान फीसें, देखो फीस की जो क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाती है, उसका जो थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है, दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपीरियंस। यस, हमारी बदकिस्मती से सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ये प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने बहुत सारे केसेस बार के ओहदेदारान के अगेंस्ट कंटेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है। वकील का काम अपने मुकदमे का पैरा देना है, चाहे वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से हो। तो अगर आप अच्छा अपने मुकदमे के ऊपर पैरा देंगे तो किसी किस्म की कोई बदमजगी हो नहीं सकती आपके मुकदमे में। आप क्या समझते हैं यंग वकला के लिए क्या अवामिल दरकार हैं कि जिससे वो बेहतर प्रैक्टिस कर सकें? पहली बात, कंफ्यूज नहीं रहना। इफ यू आर अ लॉयर देन यू हैव टू बी ऑल इन। ये नहीं हो सकता कि आप वकालत भी करें, पार्ट टाइम कोई जॉब भी करें, फिर उसके बाद रात को कोई ट्रेडिंग कोई बिजनेस भी करें। वकालत एक फुल टाइम प्रोफेशन है और अल्लाह ताला इस प्रोफेशन में आपको साइल भी देता है और रिस्क भी देता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वो तमाम चीजें होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब आपको साइल दे तो आप उसको मटीरियलाइज, कैपिटलाइज कर सकें। और उसके लिए मेहनत, ईमानदारी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या कहते हैं, हार्ड वर्क, दिन रात की हार्ड वर्क, और इसके अंदर किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं है। सो इस वजह से आपको इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। अपनी स्किल को पॉलिश करें कि यार मैंने इस केस में आर्ग्यूमेंट किया, मैंने सही आर्ग्यूमेंट नहीं किया। और मैं आपको अपना मेरा एक कंसिडरेबल टाइम है, 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत दफा ये सब इस तरह होता है कि आपको रात को आके ये बात याद आती है कि यार उसमें मैं ये कर लेता तो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था। तो यंग लॉयर्स को भी ये चाहिए कि बैठ के अपने दफ्तरों के अंदर, घर के अंदर इमिटेट करें किसी अच्छे लॉयर, सलमान सफदर को इमिटेट करें, फराज शाह को इमिटेट करें। अब तो ख्वाहिश सुल्तान साहब नहीं रहे, वो एक लेजेंडरी लॉयर थे, वो यानी इस तरह के जो बड़े बड़े वकीलों को इमिटेट करने की कोशिश करें। सो जब आप इमिटेट करते हैं तो आप बेसिकली उनके जो अच्छी चीजें होती हैं उसको अपने दिमाग के अंदर डाल रहे होते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये तमाम बातें जेब भरी से हो सकती हैं, जेब खाली से ये तमाम चीजें नहीं हो सकती। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने बुरे तरीके से भूखा शेर लड़ता है ना, भरे पेट वाला शेर नहीं लड़ता। सिर्फ आपके अंदर हंगर, आपके अंदर थ्रस्ट होनी चाहिए कि जिस पिनाकल पे मैंने पहुंचना है
उसके लिए मुझे भूखा पेट, गंदे कपड़े डजंट रियली मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि जब गिवन डे के ऊपर मैं अदालत में हूं, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो, क्योंकि थिएटर है ना, सब देख रहे हैं, थिएटर है, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं रोस्टर से बाहर तक जाऊं तो लोग कहें यार इसको वकील करना है। तो उस वक्त ये चीज नहीं देखी जाती किसी ने क्या कपड़े पहने हुए, कौन सी घड़ी पहनी हुई है, कौन सा मोबाइल पकड़ा हुआ है। उस वक्त मैटर करता है कि यार वकील बोलदा तगड़ा रोस्टर पे। दैट इज द थिंग जहां पे, और जो भूख आपको सिखाती है ना, वो भरा पेट नहीं सिखा सकता।